कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है। कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए और कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी होगा, बिहारी वर्सेस बिहारी होगा तो कन्हैया कुमार A1 मतलब पूरी अच्छे खासे वोट 5 लाख वोट टुकड़े नहीं जेएनयू हिंसा पर बोली वीसी शांतिश्री। वीसी आज की डेट में वाइस चांसलर शांतिश्री है जेएनयू की, जिनका ये बयान है, जिन्होंने बकायदा ये बयान दिया कि जेएनयू में कभी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था, ना जेएनयू कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा। जो बियर पी के नाचे छम वैसा इंसान नहीं चाहिए। भगवाधारी कपड़ों में पहना के और बियर पीने वाली बातें कर रहा है, वो सम्मान करेगा। जैसे विकास नहीं करा होता तो आज हमारा देश जिस पोजीशन पे है, क्या वो इस पोजीशन पे खड़ा होता? अंग्रेजों ने जब हमें आजादी दी थी, हमारे भारत की हालत क्या थी? मात्र हमारे पास 64 करोड़ रुपए का कैश था, मात्र 64 करोड़ रुपए, और आबादी कितनी थी? 34 करोड़। भी नहीं, एक सुई तक हम नहीं बना सकते थे, दिया सलाई नहीं बना सकते थे, और उसके बाद हमने सब कुछ बनाया, अपने देश में हर चीज पैदा करी। क्या नहीं पैदा करे? अन्न क्रांति हम लेके आए, श्वेत क्रांति हम लेके आए, इसरो बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, लगातार PSU बनाई। क्या नहीं बनाया हो? या दैनिक मजदूरी का काम हो, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ काम देती थी, और उसके बाद राशन कार्ड बनाती थी। राशन कार्ड बनने के बाद आप 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो जाओ, पैसे दो और शान से लेके आओ। आज की डेट में नहीं है कि आपको काम धंधा तो दिया नहीं, 5 किलो के लिए झोला आपको पकड़ा दिया, जाओ बेटा जाओ 5 किलो बटर फ्री में जाके ले आओ और तो अपना पेट भर लेना। अभी एक जोरदार दिल्ली में टक्कर देखा जा रहा है कन्हैया और मनोज तिवारी का, क्या लगता है कैसा रहेगा टक्कर? देखिए जी, आज मैंने अखबार पढ़ा था, हिंदुस्तान अखबार हिंदू का आता है, उसमें बकायदा इस नॉर्थ ईस्ट की सीट के बारे में वहाँ पे पूरा सर्वे छपा हुआ है। मैं चांस की बात अभी मैं निकाल ही रहा था, मैंने नेट पे भी अगर वो अखबार की क्लिपिंग मिल जाती तो मैं आपको दिखाता। वहाँ की जनता से हिंदुस्तान अखबार के संपादकों ने राय ली है और लगातार वहाँ पे कन्हैया कुमार के फेवर में है और उनके नेगेटिव है। हर एक ने यही बोला कि जी यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं कराया, गड्ढे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, हालत ख़राब है। तो जब वो जनता ही खुद कह रही है तो फिर तो हम क्या कहें साहब। उन्हें तो एक और उन पर आरोप लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, देखा होगा आपने। टुकड़े टुकड़े गैंग का मैं भी आपको, ये तो मेरे पास अभी मौजूद है, आपको बयान दिखाता हूँ। आज की करंट वाइस चांसलर जो है जेएनयू की, उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने कभी इस बात को, कभी टुकड़े टुकड़े वाली गैंग में मामले को नहीं देखा। ये रहा, अभी उनका बयान अभी दिखा देते हैं, 1 सेकंड अभी निकाला था मैंने, बकायदा उनके वीसी का बयान है ये। बताइए कन्हैया कुमार के बारे में और मनोज तिवारी का टक्कर कैसा? पढ़ा लिखा युवा चाहिए हमको, हमें लहंगा छाप जो बियर पी के नाचे छम वैसा इंसान नहीं चाहिए। भगवाधारी कपड़ों में पहना के और बियर पीने वाली बातें कर रहा है, वो सम्मान करेगा देश का। और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं करा उसने। दिल्ली में जब अध्यादेश लाया गया तो दिल्ली के समक्ष नहीं खड़ा था, वो दिल्ली के पक्ष में नहीं खड़ा था, वो बीजेपी की सरकार की तरफ से खड़ा था। क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण अडवाणी जी का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, फिर भी उन्होंने अध्यादेश के पक्ष में लड़ा। भाई पार्टी अलग है लेकिन आप सब समर्थन तो दो। अब दिल्ली के सांसद तो आपको चुन के भेजा गया है। शर्मा जी कुछ बोल रहे थे? हाँ जी मिल गया। देखिए, जेएनयू वाज नेवर एंटी नेशनल और पार्ट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। जेएनयू राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं था, लोकसभा में बकायदा जवाब दिया गया है। तो आरोप तो लग रहे हैं ना कन्हैया कुमार पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आरोप तो आप किसी पे भी लगा दो, आरोप तो यहाँ पे मेरे पे रोज लगते हैं। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ जनता से खड़े होकर बात करता हूँ, दुनिया आती है यहाँ पे जो बीजेपी समर्थक है, सारे मेरे पे आरोप लगाते हैं। शर्मा जी तो पेट भर करके, शर्मा जी तो पैसे लेते हैं बोलने के लिए। आरोपों का क्या है साहब? आरोप तो कोई भी किसी पे लगा रखा है, लेकिन हकीकत तो यही ना, लोकसभा तक में बकायदा ये है, मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, बकायदा नेशनल हेराल्ड की खबर है, India.com की खबर है, आज तक की खबर है। हम टुकड़े टुकड़े नहीं, जेएनयू हिंसा पर बोली वीसी शांतिश्री। वीसी आज की डेट में वाइस चांसलर शांतिश्री है जेएनयू की, जिनका ये बयान है, जिन्होंने बकायदा ये बयान दिया कि जेएनयू में कभी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था, ना जेएनयू कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहा। तो इसका सीधा मतलब है झूठ फैलाया जा रहा है ना। वो तो वाइस चांसलर है, और सबसे मजे की बात है कि बकायदा संघ से जुड़ी हुई है, आरएसएस की वह हैं, वो आरएसएस को मानने वाली विचारधारा की वाइस चांसलर है। उसके बावजूद अगर वो ये बयान दे रही है तो क्या वो गलत दे रही है? तो अब झूठा कौन? या तो आरएसएस के समर्थक झूठे, आरएसएस की संघ में जाने वाली शांतिश्री वो झूठी, या फिर लोग आरोप लगाने वाले झूठे। साफ साफ जाहिर है, तो सिर्फ आरोप लगाया गया था। देखा जाए तो मनोज तिवारी एक बड़े चेहरे हैं, देखा बीजेपी का, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ा चेहरा कहना और प्रदेश अध्यक्ष रहना दोनों में अलग बात है। पूरी की पूरी बीजेपी आज की डेट में रिमोट से संचालित होती है। आपने पीछे 3 राज्यों के चुनाव देखे, कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं था, कुछ नहीं था, पर्ची डाली, एक पहली बार के जीते हुए विधायक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे विधायक को वहाँ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरे को छत्तीसगढ़ का, क्या वो चुने हुए विधायक पहली बार के आए हुए उनको बना दिया। ठीक है जी, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसी के ऊपर ईडी ITC का डंडा चल जाएगा। जैसे विपक्षियों पे चलता है वैसे ही उनके ऊपर चलेगा। वसुंधरा राजे इतना बड़ा चेहरा थी, उनको आगे करके चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के बाद उन्हें साइड कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सभाएं करी, सब कुछ करा, जीतने के बाद कहाँ है शिवराज सिंह चौहान? कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़े चेहरे तो इसमें कुछ नहीं है, बड़े चेहरे सीधी सी बात है, आज की डेट में पूरी बीजेपी पे 2 लोगों का कैप्चर है, एक अमित शाह और दूसरे मोदी जी। तीसरा कोई बड़ा चेहरा उनमें नजर नहीं आता। जो जरा सा उठने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है। मुझे वास्तव में बीजेपी के नेताओं पर तरस आता है कि कैसे उनकी गुलामी सह रहे हैं वो, कैसे उनके
चरणों में कदम ताल करे हुए बैठे हैं। वो कौन सा बड़ा चेहरा, क्या बड़ा चेहरा, अपने चेहरे पे चुनाव जीत मोदी के के फैन ही इतने की जरूरत ही नहीं चेहरे की, बोलते तो मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी मैजी की चलेगा 2024 में कहते। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चलती है। आप अपहरण कर लो, बलात्कार कर लो, हत्या कर लो और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। मोदी जी की गारंटी है कि अगर उसके बाद आपको कोई छू भी जाए तो। अभी आपने यूपी में देखा, राकेश कनौजिया जो है गैंगस्टर, उसने अभी सारा का सारा उसको यूपी की पुलिस ATS और वो उसको ढूंढ रही है, STF उसको ढूंढ रही है एनकाउंटर करने के लिए। वो जाके बीजेपी में शामिल हो गया और शामिल होकर उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। अब सारा मामला खत्म। इससे पहले आपको याद होगा कि 3 या 4 साल पहले करीब एक बुलंदशहर के आसपास वो गोकशी के चक्कर में भीड़ ने एक इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था। उसमें जो अक्यूज था, जो मेन अक्यूज था लड़का, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था इंस्पेक्टर को मारने का, सरकारी अफसर को मारने का मुकदमा चल रहा था। उसके बावजूद उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज उसके नाम के कोई नहीं है। और गैंगस्टर कनौजिया का तो ये देखिए, ये ना मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। गैंगस्टर कनौजिया ने थामा बीजेपी का हाथ। 21 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है और 21 मुकदमे दर्ज होने के बाद ये उसकी कंडीशन है कि जैसे ही उसने थामा है और उसके बाद अब इसके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये राजी देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है। आप घोटाले कर लो, अजीत पवार जैसा घोटाला कर लो, 70,000 करोड़ का घोटाला कर लो, जब तक आप विपक्ष में हो आपके ऊपर ED, IT, CBI सारी जाएंगी। एक और मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी है, विकास नहीं किया उन्होंने, सिर्फ मोदी जी ने किया है। अरे साहब, ये अगर बार बार इस बात को कहते हैं, अगर कांग्रेस ने विकास नहीं करा होता तो आज हमारा देश जिस पोजीशन पे है, क्या वो इस पोजीशन पे खड़ा होता? अंग्रेजों ने जब हमें आज़ादी दी थी, हमारे भारत की हालत क्या थी? मात्र हमारे पास 64 करोड़ रुपए का कैश था, मात्र 64 करोड़ रुपए, और आबादी कितनी थी? 34 करोड़। एक आदमी के ऊपर मात्र 2 रुपए खर्च करने के लिए थे। पहला जो हमारा बजट बना था, पहले साल का जो बजट बना था, मात्र 197 करोड़ का बजट बना था और उसे 197 करोड़ रुपए में से 97 करोड़ का बजट तो सिर्फ रक्षा के लिए रखा गया था। क्या दिया था हमें अंग्रेजों ने? कुछ भी नहीं। एक सुई तक हम नहीं बना सकते थे, दिया सलाई नहीं बना सकते थे। और उसके बाद हमने सब कुछ बनाया, अपने देश में हर चीज़ पैदा करी। क्या नहीं पैदा करे? अन्न क्रांति हम लेके आए, श्वेत क्रांति हम लेके आए, इसरो बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, लगातार PSU बनाई। क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? आप कहते कांग्रेस ने विकास नहीं करा। इतना अगर आपको खोखला देश मिलता, इतना विकास आप 200 सालों में करके दिखा दो तो बात है। 10 साल में अर्थव्यवस्था देखिए 5वीं पर आ गई, वो भी तो एक विकास है। बिल्कुल जी विकास है, मैं मानता हूँ। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई। और जब मोदी जी आपने सत्ता संभाली थी, उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 10वें 11वें नंबर पे होती थी। लेकिन हमारा विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के कितना हो गया? 205 लाख करोड़ रुपए। पिछले 10 सालों में आपने 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आप कर्ज ले लेके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो तो भाई साहब, मेरी नज़र में तो ये अकलमंदी का काम नहीं है। मोदी जी अपने लिए नहीं ले रहे हैं, वो तो विकास कर रहे हैं देश में। वो विकास नज़र भी तो कहीं आना चाहिए। वो 150 लाख करोड़ आपको कहीं लगा हुआ नजर आता है? मैं तो जनता हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आता तो मैं बोलता हूँ। और जनता से भी मैं पूछता हूँ कि वो 150 लाख करोड़ अगर देश के विकास में लग गया होता तो क्या आज भारत के 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ती? विकास में लगा होता 150। क्या बोलेंगे सर, विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज में? बिल्कुल नहीं हुआ सर। जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, क्या बोलेंगे जी? वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि 81 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहा है, 150 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा उठा लिया और उसके बावजूद भी आप 5-5 किलो राशन दे रहे हो, तो कहाँ से विकास हुआ साहब? तो सर उसी में तो खुश है, 2028 तक उनको फ्री राशन मिल को। ये भी तो बोले कांग्रेस राज में कहाँ मिलता था फ्री राशन, लेकिन इस राज में तो मिल रहा है, उसी में खुश हैं लोग। बिल्कुल जेन्युइन बात है। कांग्रेस राज में नहीं मिलता था। कांग्रेस लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करती थी। कांग्रेस लोगों को भिखारी नहीं बनाती थी, उन्हें कामकाजी बनाती थी, उन्हें हाथ देती थी काम करने के लिए। चाहे वो मनरेगा हो या दैनिक मजदूरी का काम हो, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ काम देती थी। और उसके बाद राशन कार्ड बनाती थी। राशन कार्ड बनने के बाद आप 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो जाओ, पैसे दो और शान से लेके आओ। आज की डेट में नहीं है कि आपको काम धंधा तो दिया नहीं है, 5 किलो के लिए झोला आपको पकड़ा दिया, जाओ बेटा जाओ, 5 किलो बट रहा है फ्री में, जाके ले आओ और तो अपना पेट भर लेना। और अपने घर वालों के लिए भी 5 किलो का थैला एक और लेके चले जाओ, 10 किलो ले आना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। कामकाजी आते 2 रुपये किलो भी मिलता था, 3 रुपये किलो, लेकिन आदमी को संतुष्टि थी, मैं पैसा दे के राशन लेके आ रहा हूँ, मुफ्तखोर नहीं हूँ मैं। तो सर फ्री देने वालों को आपने बोला मुफ्त को, जिस तरह से केजरीवाल को देखा जाए, फ्री पानी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उस पर क्या बोलूं? वो भी तो फिर उस तरह से चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केजरीवाल जी की योजना में और इस योजना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? केजरीवाल जी पानी फ्री देते हैं, 20,000 लीटर आपको पानी फ्री दे रहे हैं। 20,000 तक आप इस्तेमाल करोगे, आपको बिल नहीं देना है। 20,000 से ऊपर अगर आप इस्तेमाल कर लोगे, आपका 22,000 लीटर भी हो जाएगा, आपको सारा बिल देना है। इसमें सीधा सीधा किफायत का संदेश छुपा हुआ है। 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, जीरो है। 200 से ऊपर आप खर्च करोगे, एक गरीब आदमी 200 यूनिट काफी यूज कर लेता है, उससे कम ही करता है सर, देखा जाए एक गरीब आदमी। क्योंकि कमर्शियल यूनिट में आपको अगर आपने 4 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है तो आपको 1,000 रुपए का बिल देना ही देना है। बेशक आप 1 यूनिट खर्च करो, तो आप कमर्शियल से लेके और रेजिडेंशियल को अगर आप दे रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो साहब। इसको कहते हैं समानता। आपने सीधा 1,000 रुपए वहां से ले लिया कमर्शियल से, आपने दूसरे आदमी को दे दिया।
सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा ना। आपने 1000 इससे लिया, आपने 500 इसको दे दिया, सरकार के पास तो 500 फिर भी प्लस जा रहा है ना। इसको समानता कहते हैं, इसको फ्री का नहीं कहते। आप 1000 उससे भी ले रहे हो और 1000 इससे भी ले रहे हो, इसको असमानता कहते हैं। आप उसे भी फ्री दे रहे हो कमर्शियल, जो अपनी कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल करने के बाद और दिन में कम से कम 20,000 रुपये रोज कमा रहा है, फिर भी अगर आप उसे 200 यूनिट फ्री दे रहे हो तो वो चीज़ गलत होती है जी। एक और विपक्ष आरोप लगा रहे संविधान बदलने का, पर मोदी जी हर मंच से बोल रहे हैं संविधान कभी नहीं बदल सकता, जो है उसी तरह से चलेगा, हम संविधान से ही चलेंगे। जी जी, ये बात सही है। जब ये बार बार बात उठी, उनके अनंत हेगड़े साहब ने, अरुण गोविल साहब ने, उनके 2-3 सांसदों ने और ने, सबने ये बात बोली कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। अब जब उन्हें लगा कि ये तो संविधान विरोधी मामला तो खतरनाक हो जाएगा, देखिए मैं साफ बताता हूँ, बहुजन समाज है हमारे देश में, बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत आदर करता है, वो उन्हें भगवान की तरह पूछता है। जब उन्हें लगा बहुजन समाज को कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा, जो उन्होंने हमारा संविधान बना के दिए रखा है, अगर हमने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया था इसको बदल दिया जाएगा, तो जमीनी स्तर पे इनकी हवा खराब होनी शुरू होगी। तब जाके फौरन आगे पलटी मार के नहीं संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब स्वयं आ जाए तो भी संविधान नहीं बदलते। बहुत बड़ा तबका है जो इस कम्युनिटी से रिलेट करता है, जो SC ST OBC से रिलेट करता है और बाबा साहब को भगवान की तरह पूछता है, वो हमेशा जय भीम का नारा लगाते हैं, वो बाकी भगवानों को बाद में रखते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये SC ST OBC तो मेरी जमीन ही खिसका देंगे, तो इनकी हालत खराब हो गई। गुजरात में आपने देखा क्षत्रिय समाज ने इनकी हालत खराब कर दी, सारे राजपूतों ने इकट्ठे होकर बोल दिया हमारा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। उसके अगेंस्ट इन्होंने यूपी में 100-200 राजपूतों की एक छोटे से हॉल में सभा करवाई, हम शपथ लेते हैं जी हम बीजेपी को वोट देंगे। कहाँ 200 लोग और कहाँ लाखों लोग। तब जब इनको हकीकत दिखनी शुरू हुई, मोदी सुप्रीम लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं मन से कि बाबा साहब खुद आए, संविधान नहीं बदल, संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आए क्यों बैकफुट पे, जब उन्होंने देख लिया ना कि पूरे देश में संविधान को बदलने की जो बात चली और मेरे खिलाफ जाती नजर आ रही है, बैकफुट पे आ गए फौरन। पलटी मारने में तो मास्टरमाइंड है वो, 1 मिनट में उनके लिए संदेश खाली है, वोटों को उपजाऊ है, और दूसरी तरफ उनके लिए मणिपुर उनके लिए महत्व ही नहीं रखता। मणिपुर कुछ भी हो जाए तो वो बोलते नहीं, संदेश खाली में वो फौरन बोलते हैं, तब उन्हें एकदम से बहन बेटी याद आ जाती हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ पलटी मार, चाचा तो कहा जाता है, पलटू मार, शैला राशिद वगैरह होता है। क्या बोल रहे हैं? शैला राशिद जो थी वो पहले किस में थी, टुकड़े टुकड़े गैंग में आती थी ना, आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास हो गई है वो, अमित शाह जी भी नाम ले रहे हैं उसका, अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं आती है। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है, कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए। और कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी होगा, बिहारी वर्सेस बिहारी होगा, तो कन्हैया कुमार A1 मतलब पूरी अच्छे खासे वोट 5 लाख वोटों से जीतेगा वो। एक बार और उन्होंने खड़ा हुआ था बेगूसराय से, बुरी तरह हारे, पता है ना। देखिए बेगूसराय से लड़े थे वो, पहले CPI वगैरह से लड़े थे ताकि उसका कोई वोट शेयर था नहीं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, ये मत बोलिए आप। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इसलिए मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से हारेगा।